रेस टू जीरो मतलब 1 हो जाएगा, तो बस आगे के नंबर्स को प्लस करो। यहाँ पे टी के आगे कौन सा वैल्यू है, +1 है देंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे टाइम पे टेबल ना आए। अगर दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोबेबिलिटी में अपना एक टॉपिक बाकी रह गया था जिसका नाम था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वो टॉपिक भी आज मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। हाँ, उस टॉपिक में मैं स्पेसिफिक वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वहां पे अगर आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया कि अगर आपको समझो उन्होंने बोला कि फाइंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोला और उन्होंने बोला कि फाइंड सेंट्रल मूवमेंट भी फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो आपको इस तरह का वो टेबल बना के देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा वो टेबल बना के देंगे और हो सकता है कि बहुत सारे टाइम पे टेबल ना आए। अगर वो टेबल ऐसा बना के दिया उन्होंने, जैसे एक्स का वैल्यू दिया और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया, तो आपको किस तरह से उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट कैसे करोगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने इसके पहले भी अप्लाई किया है। समीशन ऑफ, हमने आपको एक्सपेक्टेशन में सिखाया था, समीशन ऑफ एक्स पी, मतलब आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और पूरे का प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सम तो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। देन दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। तो उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, समीशन ऑफ, यहाँ पे आपका पी सेम होगा और यहाँ पे दोस्तों आपका जो फॉर्मूला आएगा वो ई आएगा। और ई का जो वैल्यू आप लिखोगे वो क्या लिखोगे दोस्तों, एक्स माइनस एक्स बार। और ये जो एक्स बार है दोस्तों इस एक्स बार से मैच है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है और उसके आगे दोस्तों क्या है, टी है। तो ये इस तरह से हम इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे मैं बताऊंगा, बस आप फॉर्मूला याद कर लो। देन उसके बाद दोस्तों हम सेंट्रल मूवमेंट भी फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रल मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे हमें एक्सपांसन सीरीज ई रेस टू एक्स की बहुत ही जरूरी यहाँ पे हमें बीच बीच में लगेगी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। वो भी बिना याद किए आपको मैं सिखा दूंगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं ये लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये, देन आगे के अलग अलग क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी। समीशन ऑफ एक्स इंटू पी मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो -2 है उसका मल्टीप्लीकेशन 1/3 के साथ, +3 है उसका मल्टीप्लीकेशन 1/2 के साथ, +1 है उसका मल्टीप्लीकेशन 1/6 के साथ। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, कैलसी का हेल्प लो, जल्दी से आप इसका आंसर निकाल लोगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों 1/3, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 3 है, यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों 1/2 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों 1/6। अब यहाँ पे फाइनली इसका अगर हम आंसर निकालें तो 1 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे एक्स बार का जो आंसर मिला दोस्तों 1 मिला। उसके बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, समीशन ऑफ, यहाँ पे आप क्या लोगे, पहले प्रोबेबिलिटी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स माइनस एक्स बार और साथ में क्या होगा टी। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी मतलब प्रोबेबिलिटी का पहला वैल्यू क्या है दोस्तों 1/3, हमने 1/3 लिया। ई रेस टू, यहाँ पे देखो ये टी ऐसे ही रहेगा। एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो 1/3 है तो उस टाइम पे एक्स का वैल्यू क्या था -2 और एक्स बार का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों 1 है। सेम फिर इसका हम प्लस लेंगे, अब दूसरा वैल्यू ले रहे हैं। अब देखो दूसरे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है 1/2, ई रेस टू, यहाँ पे टी ऐसे ही आएगा। एक्स का वैल्यू क्या है, उस टाइम पे एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, 3 माइनस एक्स बार क्या है 1। फिर हम देखो यहाँ पे तीसरा वैल्यू हम क्या लेंगे 1/6, तो यहाँ पे हमने 1/6 लिया। ई रेस टू, देखो ये वाला फॉर्मूला है, टी ऐसे ही रखेंगे। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स अगर यहाँ पे हम देखें तो इस टाइम पे एक्स का वैल्यू कितना है 1 है और एक्स बार भी 1 है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये 1/3 ई रेस टू, देखो ये टी, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आई थिंक -3 प्लस ये 1/2 ई रेस टू, यहाँ पे टी और 2 आएगा, प्लस 1/6 ई रेस टू, यहाँ पे दोस्तों टी और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूँ दोस्तों तो देखो यहाँ पे ये देखो ये 1/3 ई रेस टू -3t हो जाएगा, ये 1/2 ई रेस टू 2t हो जाएगा और ये 1/6 होगा क्योंकि ई रेस टू 0 मतलब क्या होगा दोस्तों 1 होता है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक्सपांड जब करूँगा तो देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से कर रहा हूँ, 1/3 ऐसे ही रहेगा, बस मैं ये वाले पार्ट को एक्सपांड करूँगा। अब देखो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो एक्सपांड करते टाइम ई रेस टू -x वाला आप फॉर्मूले से एक्सपांसन करोगे तो जिसके अंदर
पहला वाला जो वैल्यू है दोस्तों वो सेम है, पहला वाला वैल्यू क्या है 1, तो हम पहला 1 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे पता है, जो हमें फिर हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं। x मतलब x के प्लेस पे क्या आया दोस्तों 3t आया, तो हम 3t लेंगे। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे x का स्क्वायर लेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल लेंगे, तो इसका स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों x का क्यूब लेंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, मतलब इसका हमें क्या करना है, ये जो है 3t उसका हम क्यूब लेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 t क्यूब और अपॉन नीचे क्या है दोस्तों 3 फैक्टोरियल। और दोस्तों उसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद रेस टू 4, क्योंकि हमें 4 सेंट्रल मोमेंट भी फाइंड आउट करना है, तो रेस टू 4 तक जाओ। तो देखो अब x रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, चलो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो x रेस टू 4 मतलब यहाँ पे 3 रेस टू 4 क्या आएगा दोस्तों 3 रेस टू 4 81 आएगा और अपॉन t रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसके आगे भी मैं जा सकता हूँ पर इसके आगे मैं जा नहीं रहा हूँ। अब देखो साइन यहाँ पे अगर माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, तो ये वाला एक पार्ट आपने कंप्लीट किया। अब ये एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों 1/2, अब देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, वही सेम है, देखो 1 आएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों x की जगह क्या है दोस्तों 2t। फिर इसके बाद क्या आएगा दोस्तों x का स्क्वायर मतलब 2t का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 8t क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे रेस टू 4 तक जाना है तो 2 रेस टू 4 कितना होगा दोस्तों 16 होगा, t रेस टू 4 और अपन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस समथिंग, दिख रहा है आपको। अब दोस्तों इसके बाद हाँ इसके बाद ये डॉट डॉट में रहेगा ही, आगे हम नहीं जाएंगे, प्लस 1/6। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे तो किस तरह से आपको वैल्यूज को लिखना है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है वैल्यूज को लिखना भी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी मैं कर दे रहा हूँ, तो देखो 1/3 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 3 इससे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट t आ जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं अगर 3 मल्टीप्लाई इससे करूँ तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर मैं 3 करूँ, देखो यहाँ पे 3 इससे करूँगा, 3 इससे डिवाइड होगा तो ऊपर 9 आ जाएगा, 9t अपॉन 3 फैक्टोरियल, और अगर मैं 3 इससे डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 27t रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हो गया। अगर वैसे ही सेम अगर आप यहाँ पे 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों t/2, सॉरी t बस आएगा क्योंकि ये 2 कैंसल, फिर ये 2 को इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आप कैलसी से भी कर सकते हो, देखो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या आएगा 4t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बाद में इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 8t रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस 1/6। अब दोस्तों देखो आप जब सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हो तो देखो सबसे पहला आपको क्या करना है, म्यू 0 निकालना है, और इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे आपका क्या लेना है t0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो बस मैं t0 लिख रहा हूँ। अब t0 मतलब जहाँ पे t वाला टर्म नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, एक यहाँ पे 1/3 है, अगर आप दूसरे नंबर की बात करोगे जहाँ पे ये 1/2 है, और एक और अगर आप बात करोगे तो 1/6 है। अब आपको सभी को कैलसी के हेल्प से प्लस करना चाहिए, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है 1। अब नेक्स्ट अगर आप μ1 निकालने जाओगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ t, यहाँ पे देखो 1 है ना अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी आप लिखते नहीं है तो 1 ही लिखते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ t जो है वो आप लिख दो। t के आगे कौन सा वैल्यू, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे t के आगे कौन सा वैल्यू है +1 है, और तो कोई है नहीं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। वैसे ही सेम आप क्या लिखोगे μ2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे t2, t का स्क्वायर अगर आप देखो, हाँ t स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के आगे अगर आप देखोगे तो क्या है 3 है, +3 है वो भी,
यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के आगे क्या है दोस्तों, +2 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5, आगे तो है नहीं। नेक्स्ट अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल के आगे कौन सा वैल्यू है, -9, तो यहाँ पे क्या हो गया -9, यहाँ पे क्या है दोस्तों +4, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि -5 इसका आंसर है। अब मुझे आप इसका आंसर बताओ, कोई बता सकता है? देखो इसके आगे 27 है और उसके आगे +8 है, करके आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जल्दी से आपको बताना है, और अगर आप सही आंसर बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटलीस्ट आपने ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका लगभग बहुत सारा पार्ट हो गया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में मोस्टली वो कभी कभार ऐसा ही पूछ सकते हैं, सेंट्रल मूवमेंट के बदले वो आपको पूछ सकते हैं मीन और वेरिएंस निकालने के लिए। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने का तरीका आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। देखो आप उस टाइम पे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन आप फाइंड आउट करना। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए फॉर्मूला बहुत इजी है। देखो ये देखो, अगर मुझे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो देखो बहुत ही इजी फॉर्मूला, समीशन ऑफ टी ई रेस टू, वहां पे हम टी लिखते थे और हम ऐसे x माइनस एक्स बार लिखते थे, तो बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टी और बस x लिखोगे। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से जाओगे तो आंसर जल्दी मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आपको ये वाला तरीका फॉलो करना चाहिए। देन दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे μ1 डैश फाइंड आउट करो। μ1 डैश मतलब इसी को आप d/dt, मतलब इसका आप डेरिवेटिव निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टू t, और जो आंसर आएगा उसमें 0 पुट कर दो t की जगह पे। ये अगर आप समझो यहाँ पे μ2 डैश निकाल रहे हो तो ये वाला पार्ट है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, और उस पर फिर आप t की जगह पे 0 पुट कर दो। और दोस्तों ये जो आंसर है इसी को हम मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। ये आपका मीन आएगा, जो भी यहाँ पे आंसर मिलेगा वो आपका मीन है। और वेरिएंस मतलब क्या होगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, बस माइनस करते टाइम इसको स्क्वायर लेना, तो यहाँ पे आपका वेरिएंस मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से जाओगे तो यहाँ पे आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, एक्स डिनोट द आउटकम व्हेन फेयर डाई इज टॉस, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mgf आपको फाइंड आउट करना है, और एक्स हैंस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अब दोस्तों आपको पता है कि कभी भी अगर मैं किसी भी, देखो मैं डायरेक्ट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन में फाइंड आउट कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी आपको याद है, समीशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा p e रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा t और x। अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो आपको भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको पता है कि जब भी मैं अगर किसी भी डाइस को, अगर मैं किसी भी डाई को मैं क्या कर रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, तो उसके हर एक पोजिशन के लिए मेरे पास वैल्यूज क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सभी के लिए आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी, 1/6, इसकी भी कितनी 1/6, इसकी भी इतनी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6। मतलब ये टोटल 6 पार्ट है। टोटल नीचे लिखा 1 आने की पॉसिबिलिटीज 1 है, टोटल 6 पार्ट है, 2 आने की पॉसिबिलिटीज 1 है, टोटल 6 पार्ट है, 3 आने की पॉसिबिलिटीज 1 है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या ले रहा हूँ 1/6, और ई रेस टू टी वैसे ही रहेगा, और x के पोजीशन पे क्या, x का वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, पहला 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/6, फिर ई रेस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर ये 1/6 ई रेस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ऐसे कितने तक मैं जाऊँगा, अप टू 6 तक जाऊँगा। फिर 1/6 ई रेस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर 1/6, इसको अब गायब कर दे रहा हूँ, 1/6 ई रेस टू टी यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर ये 1/6 ई रेस टू टी यहाँ पे क्या आएगा 6। तो हमने सब कुछ लिखा। अब ये लिखने के बाद आपको पता है कि 1/6 कॉमन है तो बाहर ले रहा हूँ, तो ई रेस टू टी, ई रेस टू 2t, ई रेस टू 3t, ई रेस टू 4t, ई रेस टू 5t एंड ई रेस टू 6t यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, μ1 डैश अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या है, d/dt m0t, मतलब इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ d/dt, और आंसर जो आएगा वहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करना है। चलो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। देखो 1/6 तो सेम होगा, कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू टी आएगा, यहाँ पे अगर करूँगा तो ई रेस टू 2t आएगा, और 2t क्या है, बैड फंक्शन है, तो 2t का फिर से डेरिवेटिव लूँगा तो आगे 2 आएगा। फिर यहाँ पे ई रेस टू 3t का 3t आएगा, और आगे फिर से 3t का डेरिवेटिव लूँगा तो आगे 3 आएगा। ई रेस टू 4t का 4 आएगा, आगे 4। ई रेस टू 5t है, आगे क्या आएगा दोस्तों 5। ई रेस टू 6t है, आगे क्या आएगा 6। तो ये हमने लिख दिया।
और मुझे क्या करना है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, मी1 डैश। अब देखो अगर आप t रेस टू 0 अगर पुट करते हो, देखो यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो दोस्तों ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, वो भी 1। तो मतलब प्लस में क्या आएगा, बस प्लस के अंदर आप करने जाओगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो इतना आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में पार्ट आएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें पूरे को मैंने प्लस किया तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 21, और नीचे क्या मिल रहा है दोस्तों, 6। और अगर मैं 21 को डिवाइड बाय 6 करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 7/2। और ये 7/2 ही हमारा क्या है दोस्तों, मीन है। अब दोस्तों इसी में अगर आप आगे चलते हो, देखो यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला, अब देखो अगर मुझे यहाँ पे मी2 डैश निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन डिफ्रेंशिएट डबल डेरिवेटिव m0t को। अब देखो यहाँ पे, और t इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसने तो सिंगल डेरिवेटिव हमने ले लिया, उसी में मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो ये देखो 1/6 तो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे ही आएगा। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, e रेस टू टी का तो वैसे ही रहेगा, इसका क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू 2t रहेगा, पर ये 2t और आगे 2 भी है, ये देखो आगे ये 2 है और ये 2t का फिर से मैं डेरिवेटिव लूंगा तो 2 आएगा, तो ये 2 इस 2 में मल्टीप्लाई होकर आगे क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे क्या आएगा, e रेस टू 3t रहेगा ही, और ये 3 रहेगा, और 3 में 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 9। e रेस टू 4t रहेगा दोस्तों, 4 में ये 4 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 16। e रेस टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 5t रहेगा, और ये 5 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 25। ये डेरिवेटिव है दोस्तों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव आपको मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। देन यहाँ पे अब देखो e रेस टू 6t तो रहेगा ही, पर ये 6 में 6 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करो। अब देखो t इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आपको म्यू2 डैश का आंसर मिल जाएगा। अब देखो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो देखो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये सब 0 अगर पुट करोगे तो सब e रेस टू 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो बस आगे के नंबर्स को प्लस करो, 4, 9, 16, 25 और 36। तो दोस्तों 91 आ रहा है, और अगर मैं 91 को 6 से डिवाइड करूँ तो दोस्तों 91/6 आ रहा है। अब 91/6 आ रहा है तो उससे अपने को कुछ लेना देना है नहीं, हमें क्या निकालना है दोस्तों, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस, मीन तो हमें मिल गया, मीन आप लिख देना। वेरिएंस कैसे आएगा दोस्तों, देखो यही आपका मीन है तो मीन इक्वल टू 7/2 लिख देना आप। हम क्या लिखेंगे, म्यू2 डैश में से आपका मी1 डैश को आप माइनस करोगे और ये स्क्वायर लेना है, तो ये क्या आएगा, 91/6 माइनस 7/2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसे अगर सॉल्व कर रहे हो तो 91/6 माइनस, यहाँ पे आप जब लोगे वैल्यू तो 7/2 का स्क्वायर, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया दोस्तों वो कितना आया, 35/12। तो ये हमारा आंसर आ गया, 35/12 हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। एटलीस्ट आपको ये 2 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ पे सॉल्व करके जाने चाहिए। अगर समझो ऐसा कोई क्वेश्चन आया जहाँ पे आपको सेंट्रल मूवमेंट पूछा है तो आप इस तरह से सॉल्व करो, बट अगर आपको इस तरह से यहाँ पे पूछा है कि मीन वेरिएंस ये सब पूछा है तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके ये फास्ट स्टेप से आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।